बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले जो है ना, हम सुपर ग्लोबल्स जो है ना, ये क्या होते हैं इनको ज़रा देख लेते हैं। मैंने ये एक फ़ाइल बनाई है, ये मैं आपको शेयर भी करूँगा। हमारे प्रोजेक्ट में ये जो सुपर ग्लोबल्स होते हैं ना, ये बहुत यूज़ होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें बड़ी यूज़ होती हैं। ठीक है, अब ये जो सुपर ग्लोबल्स है ना, ठीक है, ये समझे कि ये ऐसे वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, सुपर ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं इनको। ये ऐसे वेरिएबल होते हैं जो कि बिल्ड इन होते हैं पीएचपी के अंदर, जिनका हमको यूज़ करना आना चाहिए तो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। ग्लोबल्स क्या होते हैं? कंटेनर होल्डिंग ऑल यूर वेरिएबल एनीवेयर इन द कोड। मतलब आप इन सुपर ग्लोबल को अपने किसी भी कोड के अंदर कहीं भी आप यूज़ कर सकते हो। आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे मैंने ये यूज़ किया हुआ है सेशन, ये पोस्ट यूज़ किया हुआ है। जितने भी यहाँ पे रेड कलर के डॉलर साइन के साथ ये यूज़ हो रहे हैं सारे, ये आपके सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं। इनके लिए आपको कोई भी डिफाइन करने का कुछ भी ज़रूरत नहीं होती। बस आपने पीएचपी स्टार्ट करनी होती है और पीएचपी एंड करनी होती है। दरमियान में आप जो भी ये वाला यूज़ करेंगे तो वो आपके सुपर ग्लोबल वेरिएबल होंगे। ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती हैं ये सारे आपके सुपर ग्लोबल वेरिएबल कहलाते हैं। और जिसको ये बेसिकली प्री डिफाइंड होते हैं। ठीक है, ये पहले से डिफाइंड होते हैं या बिल्ट इन आप समझ लो, तो बस इनको आपको यूज़ करना आना चाहिए। अच्छा, हम $अंडरस्कोर सर्वर ये क्यों यूज़ करते हैं ये समझ लेते हैं जी। इंफॉर्मेशन अबाउट द सर्वर एंड करंट पेज पाथ ब्राउजिंग या आईपी जो भी है, कि जो ब्राउज़र के अंदर आपका पेज चल रहा होता है, जैसे अगर लॉगिन करते हो तो लॉगिन के ऊपर जो एड्रेस चल रहा होता है उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, उसका आईपी एड्रेस या ब्राउज़र का जो भी पाथ है, ठीक है, वो सारा जो होता है इस सुपर ग्लोबल को यूज़ करके हम गेट कर सकते हैं। गेट द पेज यूआरएल और ब्राउज़र टाइप। आई होप आपको समझ आई होगी कि आप उसका जो यूआरएल होता है, ठीक है, वो गेट करते हैं। उसके बाद आता है $अंडरस्कोर गेट। ये लिखा होगा, क्या चक्कर है भाई। डाटा फ्रॉम द यूआरएल आफ्टर विजिबल। ठीक है, ये क्या होता है कि आपका यूआरएल के अंदर ऊपर जो है वो आपकी आईडी या डाटा जो है वो शो होता है। ठीक है, इसलिए ये भी यूआरएल से ही डाटा जो है वो गेट करता है। सर्च बॉक्सेस, फिल्टर एंड पैजिनेशंस के अंदर जो चीज़ें यूज़ होती हैं, जब आपको सर्च बॉक्सेस बनाने हो, फिल्टर लगाना हो या फिर पैजिनेशन वगैरह करनी हो, ठीक है, फॉर्म में भी ये चीज़ें यूज़ होती हैं। फिर आता है पोस्ट मेथड। ठीक है, ये पोस्ट बेसिकली सुपर ग्लोबल है, ये पोस्ट मेथड को यूज़ करता है। ठीक है, फॉर्म के अंदर ये यूज़ होता है। ठीक है, मोस्टली जब हम फॉर्म सबमिट करते हैं, जैसे लॉगिन का फॉर्म है या फिर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है या फिर कोई भी प्रोडक्ट अगर आप ऐड करते हो तो वहाँ पे जो है पोस्ट मेथड यूज़ होता है। डाटा फ्रॉम अ फॉर्म हिडन नोट इन यूआरएल। मतलब ये इसका ये होता है कि सिक्योर होता है। ठीक है, और डाटा जो है वो फॉर्म के, जब हम फॉर्म यूज़ करेंगे जैसे लॉगिन, रजिस्ट्रेशन या पासवर्ड वगैरह लगाना हो, ठीक है, जो डाटा वो गेट करके आगे नेक्स्ट पेज के ऊपर लेके जाएगा, ठीक है, वो हिडन फॉर्मेट के अंदर लेके जाएगा। तो वो ये पोस्ट मेथड ये काम करता है। आगे आता है जी $अंडरस्कोर रिक्वेस्ट। ठीक है, ये भी एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है। अगर आपको नहीं समझ आ रही, व्हेन यू डोंट केयर हाउ डाटा अराइव्ड, या फिर आपको ये नहीं पता कि डाटा कैसे अराइव्ड होगा, कहाँ से होगा, ये नहीं पता, तो फिर आप ये वाला रिक्वेस्ट लगा देते हो। इसमें गेट, पोस्ट और कुकीज़ कहीं से भी डाटा आप ले सकते हो। ठीक है, अब कुकीज़ क्या है वो भी नीचे हम पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन हम गेट और पोस्ट हम पढ़ चुके हैं। इन तीनों को कंबाइन करके कहीं से भी डाटा वो है वो गेट कर लेता है। फिर आता है फाइल। जब आपको फाइल की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको चाहिए, ठीक है, जब आपको फाइल अपलोड करनी होती है उसकी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए होती है, जैसे प्रोफाइल पिक्चर, डॉक्यूमेंट का अपलोड करते हो, फोल्डर के अंदर रखते हो, ठीक है, तो आप ये वाला वेरिएबल यूज़ करते हो। फिर आता है इन्वायरमेंट, $env वेरिएबल फ्रॉम द सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। एपीआई कीज़ होती हैं, डाटा बेस जो आपकी डाटा बेस में जो भी आपकी यूज़र आईडीज़ वगैरह पड़ी होती हैं, ठीक है, तो उसको सिक्योरली आपने क्या करना होता है, चलाना होता है। तो फिर आप ये वाला वेरिएबल यूज़ करते हो, कोड में कहीं भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, आगे मैं आपको दिखाऊंगा भी सही कि कैसे इसको यूज़ करते हैं। आगे आता है $अंडरस्कोर कुकी, स्मॉल डाटा स्टोर्ड इन यूजर कंप्यूटर। मतलब आपकी जब आप जिस वैसे ये जब आप ब्राउज़र ओपन करते हैं, अक्सर को आपने देखा होगा वो आपसे
कुकीज़ एक्सेप्ट मांगते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट ऑल करते हैं, आप क्लिक करते हो तब आपकी कुकीज़ स्टोर होती हैं। अदरवाइज़ वैसे जो है ये कुकीज़ डायरेक्टली स्टोर नहीं होती हैं आपके ब्राउज़र के अंदर। तो ये कुकीज़ जो होती है ना, ये बेसिकली आपका जो है वो डाटा बीच में स्टोर होता रहता है ताकि आपका जो ब्राउज़र है नेक्स्ट टाइम जो है वो फास्ट काम करे। रिमेंबर भी डार्क मोड प्रेफरेंस, लाइक जैसे कि आप जब लॉगिन करते हो आप रिमेंबर पे क्लिक कर देते हो तो आपको जो लॉगिन होता है दोबारा आपको पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब आपकी जो चीज़ें वो फास्ट हो जाती हैं। जो काम आप आईडी पासवर्ड दे के करोगे वो पहले से ही वो चीज़ें सेव होंगी और आप जो है वो नेक्स्ट आपको दोबारा जो है पासवर्ड नहीं देना पड़ेगा। मतलब वो चीज़ें आपकी कुकीज़ में या ब्राउज़र में स्टोर हो जाती हैं। और जैसे डार्क मोड है वो भी ऑटोमेटिक स्टोर होता है, ठीक है। फिर सेशन आता है, डाटा स्टोर्ड ऑन द सर्वर फॉर वन यूज़र अक्रॉस पेजेस। शॉपिंग कार्ड, लॉगिन की यूज़र इन्फॉर्मेशन, जैसे मैं आपको सिंपल वर्डिंग में बताऊँ ना, ये तीन चीज़ें जो है ना हमारी ज़रूरी हैं, सेशन, गेट और पोस्ट। मैंने नीचे लिखा भी हुआ है, ठीक है। ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हम इन पे ज़्यादा जोर देंगे। PHP में आप जब वाइवा देते हो तो आपकी मेन जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो ये चीज़ें पूछी जाती हैं। इवन कुकी भी लास्ट टाइम पूछा गया था, बट आप इन चीज़ों के ऊपर सही आपने फोकस करना है। सेशन क्या होता है, जब ये एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, ये बेसिकली सेशंस को अपने अंदर स्टोर करवाता है। यूज़र की जब यूज़र लॉगिन होता है, ठीक है, तो यूज़र की लॉगिन आईडी, पासवर्ड या उसकी इन्फॉर्मेशन, उसका क्या नाम है, उसका कौन सा एड्रेस वगैरह जो भी है वो अपने अंदर स्टोर करवा देता है और फिर हम उसको आगे नेक्स्ट पेज के ऊपर यूज़ करते हैं। अगर हम इसको ऐसे करके शॉर्ट फॉर्म में देखें तो ग्लोबल क्या करते हैं, ऑल यूर वेरिएबल्स। सर्वर क्या है, सर्वर प्लस पेज की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करवाने के लिए इन दोनों को जो है वो दोनों को कंबाइन करके अगर आपने ये वेरिएबल यूज़ किया तो आपकी दोनों चीज़ें जो हैं वो यूज़ हो रही होंगी, ये गेट हो रही होंगी। यूआरएल का मेन जो डाटा आपका विजिबल शो होगा, ठीक है, तो वो आपका गेट मेथड करेगा या गेट वेरिएबल करेगा। मेथड्स को मैं नहीं कहता, लेकिन ये बेसिकली गेट मेथड को यूज़ करता है। इस तरह पोस्ट है तो पोस्ट जो है डाटा जो है वो भी यूआरएल के अंदर जो है वो शो नहीं होता, ठीक है। इसका सिर्फ ये फ़ायदा है, यूआरएल में इसका डाटा शो नहीं होगा, इसका डाटा शो होगा। ये सिक्योर है, ये सॉरी सिक्योर है, ये अनसिक्योर है, इतना सा फ़र्क है। उसके बाद रिक्वेस्ट है, इसमें गेट मतलब जब हमको नहीं पता कि जो है वो डाटा कहाँ से आना है तो फिर आप ये चीज़ें यूज़ करेंगे, रिक्वेस्ट यूज़ कर लेंगे। इसमें गेट पोस्ट कुकी कहाँ से डाटा आ रहा है आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद आता है फाइल अपलोड करने के लिए, एनवायरनमेंट, सर्वर एनवायरनमेंट सेट करने के लिए, कुकीज़। यूज़र की जो डाटा है वो कंप्यूटर में स्टोर करवा देता है, मतलब ब्राउज़र की कैशीज़ में, कुकीज़ में स्टोर होता है, ठीक है, और वहाँ से डाटा आपका गेट हो रहा होता है। ये भी सिक्योर ही है इतना, मतलब इसको जो है वो इसी सिक्योर ही होता है तकरीबन ये वाला। फिर सेशन होता है कि आपकी जो सर्वर की जो स्टोरेज होती है वो आप उसमें टेम्परेरीली जो है वो स्टोर करवा सकते हो। लॉगिन करेंगे, जब तक लॉगिन रहेंगे आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर रहेगी, लॉग आउट करेंगे सेशन आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपने लाजमी तीन चीज़ें याद करनी है, ठीक है। लॉगिन वाला लॉगिन करना हो तो आप सेशन यूज़ करते हो, ठीक है। पोस्ट है, फॉर्म जब आप बनाओगे लॉगिन का, रजिस्टर का, जो भी पेज बनाएंगे फॉर्म, वहाँ पे पोस्ट मेथड यूज़ होगा। और जब डाटा आपने गेट करना है, मतलब आपने आईडी डिलीट कर, कोई रिकॉर्ड आपने डिलीट करना है या अपडेट करना है, तो मोस्टली जो है आप गेट यूज़ करते हो। आपको आईडी वो चाहिए होती है कि कौन सी आईडी का डाटा है, कौन सा रिकॉर्ड है, किसको हमने डिलीट करना है, तो वहाँ पर हम ये गेट मेथड, गेट वेरिएबल है ये यूज़ करते हैं। अब ज़रा थोड़ा बहुत इसको यहाँ से भी स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें, अब ये हमारे वो वेरिएबल थे, ठीक है। मैं जब यहाँ पे नीचे आता हूँ, यहाँ पे आते हैं जी, सर्वर पे आते हैं जी। ये हमारा सुपर ग्लोबल वेरिएबल है। द सर्वर सुपर ग्लोबल होल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द वेब सर्वर इंक्लूडिंग हेडर, पाथ एंड स्क्रिप्ट लोकेशंस, ठीक है। ये जो आपकी, मैंने इसका नाम देखें, नाम से ये जाहिर है कि सर्वर, ठीक है। जब आप सर्वर चलाएंगे तो ओबियसली आपका उसमें जो भी डिटेल आपकी हेडर के अंदर मौजूद होती है, हेडर मैंने बताया हुआ है आपको, हेडर यहाँ पे बल्कि है भी सही, यहाँ पे दिखाता भी हूँ आपको। जैसे ये PHP सेल्फ है, सर्वर का क्या नेम है, होस्ट एड्रेस क्या है, ये प्रेफरेंस क्या है, यूज़र की कौन सा एजेंट वगैरह, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं सारी ये आपकी जाके इसमें स्टोर हो रही हैं, ठीक है। हम इसको फिर यूज़ कर रहे हैं। सर्वर का नेम क्या है, जैसे हमारा लोकल होस्ट है, होस्ट एड्रेस क्या है, वो हमारा एड्रेस इसमें स्टोर करवाते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारी इस सर्वर वेरिएबल के अंदर स्टोर होती हैं। अगर हम आगे चलें
थोड़ा इसको मजीद पढ़ते हैं। PHP सुपर ग्लोबल्स आर बिल्ट इन वेरिएबल दैट आर ऑलवेज accessible in all scopes. Note है जी, the entries in server are created by the web server, so there is no guarantee that every entry is available across different server on environments. The example below show how to use some of the element like server. ये हमारा सर्वर है, इसमें हम PHP सेल्फ यूज़ कर सकते हैं। ये भी बिन इसकी बिल्ट इन जो चीज़ें हैं, सारी लाइब्रेरीज वगैरह हैं। सर्वर नेम क्या है वो हम यहाँ पे सेट करेंगे, उसका होस्ट एड्रेस क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सेट की जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जी। अगर आप चाहो तो ये सर्वर नेम क्या होता है, ये क्या चीज़ें, अगर इनको आप पढ़ भी सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं, छोड़ें जी, इनको पढ़ते रहेंगे तो टाइम काफ़ी लग जाएगा। फिर आता है रिक्वेस्ट। मैंने पहले भी बताया कि गेट और पोस्ट और कुकीज़ को जब कंबाइन करके हम यूज़ करेंगे तो हम जो है रिक्वेस्ट यूज़ करेंगे। यहाँ पे रिक्वेस्ट कैसे यूज़ होती है बस हमने इसको देखना है जी। हम यहाँ पे कोई एक ये कोड रन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक फॉर्म बना हुआ है। यहाँ पे हमने वो सर्वर का ग्लोबल वेरिएबल कॉल किया है जिसमें ऑलरेडी चीज़ें सेट हैं, प्रोटोकॉल्स, उसकी HTTP एड्रेस, सर्वर का क्या नेम है वगैरह वगैरह, वो हर चीज़ सेट है उसके अंदर। बस हमने यूज़ करना है। अच्छा, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, जब हम ये XAMPP इंस्टॉल करते हैं तो बस आपने ये चीज़ें यूज़ करनी होती हैं, वो खुद ही बीच में से जो भी चीज़ें उठा लेता है। रिक्वेस्ट मेथड डबल इज इक्वल टू पोस्ट है। अब यहाँ पे देखें, ये HTML स्पेशल कैरेक्टर भी एक फंक्शन है बेसिकली। यहाँ पे रिक्वेस्ट ये वाला जो है सुपर ग्लोबल हम यूज़ कर रहे हैं। तो मतलब इसका क्या है कि एफ नेम में जो डाटा पड़ा हुआ है, यहाँ से डाटा जब आपका आ रहा है, ठीक है, सर्वर के थ्रू जो डाटा आता है, ठीक है, तो वो रिक्वेस्ट में आपका रिक्वेस्ट आके यहाँ पे इस वेरिएबल में स्टोर होता है। इवन अक्सर का यहाँ पे हम पोस्ट लिखते थे। अब यहाँ पे देखें लिखा हुआ है पोस्ट, यहाँ पे हम ये यूज़ कर रहे हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं, ये खुद चेक कर रहा है, ठीक है, कि इसकी जो डाटा आ रहा है वो पोस्ट है या गेट है या क्या है। अगर वो गेट आएगा तो यहाँ पे रिटर्न रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल टू हमने पोस्ट रखा हुआ है। अगर यहाँ पे गेट करेंगे और यहाँ पे पोस्ट होगा तो फिर आपका कोई ना कोई एरर ज़रूर आएगा। ठीक है, यहाँ पे गेट करेंगे, ठीक है, तो फिर जो रिक्वेस्ट होगी यहाँ से उठाएगी। अगर पोस्ट आ रही है तो फिर यहाँ पे चेक होगा पोस्ट है, तो फिर ठीक है, फिर आप जो है आगे इसको होल्ड, मतलब इसको आप चलाएंगे तो डाटा आपका यहाँ पे आके स्टोर होगा और ये चलेगा। ठीक है, अदरवाइज नेम इज़ एम्प्टी या ऐसा वैसा जो भी है वो चीज़ें आपकी शो होती रहेंगी। तो यहाँ पे ये चीज़ ऐसे करके हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। फिर पोस्ट आता है। अब पोस्ट में तो हम एग्जैक्टली वही चीज़ यूज़ करेंगे कि मतलब पोस्ट ही होना चाहिए। ठीक है, अक्सर बात हम फॉर्म के अंदर कहीं पे हमने गेट यूज़ किया होता है, कहीं पे हमने पोस्ट यूज़ किया होता है। ठीक है, तो फिर हम वहाँ पे ये जो है वो रिक्वेस्ट यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू पोस्ट पे नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम यूज़ करेंगे इसको। अच्छा, यहाँ पे देखिए सर्वर लगा हुआ है। ठीक है, रिक्वेस्ट मेथड यहाँ पे हमने कह दिया कि पोस्ट की होनी चाहिए। यहाँ पे हम देखिए वही सेम उसी जगह पे हम पोस्ट यूज़ कर रहे हैं। ये बेसिकली सुपर ग्लोबल यहाँ पे यूज़ हो रहा है। एक्टिव बैठे हो ना सारे? ठीक है, तो यहाँ पे हम ये यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब पोस्ट मेथड यहाँ पे क्या है, कौन सा पोस्ट है, तो फिर इक्वल टू पोस्ट है और यहाँ पे भी पोस्ट है। तो मतलब ये डाटा आपका यहाँ पे स्टोर होगा और आपका नेम जो है, जो भी नेम यहाँ पे आपने दिया होगा वो यहाँ पे जो भी आप देंगे वो डिस्प्ले होगा। ये देखें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो ये पोस्ट है जी। फिर गेट होता है जी। गेट में क्या है, ऊपर एड्रेस डिस्प्ले होता है यूआरएल के अंदर। आपने मोस्टली चीज़ें पढ़ी भी हुई होंगी। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे एड्रेस शो हो रहा है, ये यहाँ पे ये देखें ये चीज़ शो हो रही है। तो ये जो है ये बेसिकली आपका यूआरएल के अंदर शो नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे ये देखें पूरी आईडी यहाँ पे इज इक्वल टू शो हो रही है सारी की सारी, ये नहीं होनी चाहिए। चलो ये मतलब हम किसी न किसी पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते ही करते हैं। आगे चलते हैं जी। बस ये चीज़ें थी। उसके बाद कुकीज़ वगैरह वो तो बस जनरेट होती हैं। फ़ाइल वगैरह जब कोड में यूज़ करेंगे तो उसमें फ़ाइल स्टोर होती हैं। फ़ाइल का साइज़ क्या है, टाइप कौन सी है, फ़ाइल नेम क्या है। ठीक है, बस ये चीज़ें ही हैं। आगे चलते हैं जी, लूप्स पे आते हैं जी। ठीक है, ये लूप्स हैं जी हमारी PHP के अंदर। बेसिकली ये सवाल अगर पूछा जाए तो PHP में कितनी टाइप की लूप्स यूज़ होती हैं, तो वहाँ पे बैठ नहीं जाना खामोशी के साथ, मुझे तो नहीं पता भाई। 4 होती हैं PHP में, 4 लूप्स होती हैं। फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फॉर ईच लूप। ठीक है, फॉर लूप हम क्यों यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं। ठीक है, हम वाइल लूप कब यूज़ करते हैं, और साथ में डू वाइल क्यों यूज़ करते हैं, क्यों बनाई गई। ये फॉर ईच लूप है, ये हमने क्यों यूज़ की, क्यों बनाई, क्यों ज़रूरत पड़ी, तो उसको स्टडी करेंगे।
फॉर लूप क्या करती है, ये तब हम यूज़ करते हैं, यूज़ व्हेन यू नो एग्जैक्टली हाउ मैनी टाइम्स टू रिपीट, जब आपको ये पता हो कि आपने कितने टाइम जो है वो आपने लूप को चलाना है, 10 दफ़ा, 100 दफ़ा, ठीक है। आप चाहते हैं कि एक पेज के ऊपर 100 दफ़ा 100 का रिकॉर्ड है, नेक्स्ट पेज के ऊपर जो है वो आगे 100 का रिकॉर्ड है, फिर आगे 100 का रिकॉर्ड है, ऐसे करके, या फिर 10 टाइम आए, जैसे भी आप चाहो, मतलब अपनी आपको ये पता है कि आपने एग्जैक्टली कितनी टाइम लूप चलानी है, तो फिर आप फॉर लूप यूज़ करेंगे। काउंटिंग 1 to 10 लूपिंग थ्रू एरे बाय इंडेक्स, ठीक है, ये ऐसे काम करती है। आप बस माइंड में ये रखेंगे, जब हमको पता हो कि हमने इस लूप को, जब हमने पता हो कि हमको जो लूप है वो कितनी दफ़ा चलानी है, तो हम फॉर लूप यूज़ करेंगे। फॉर ईच लूप तब यूज़ होती है जब आप एरे के थ्रू डाटा जो है वो स्टोर करवाते हैं, जैसे कि यूज़ व्हेन यू वांट टू लूप थ्रू ईच आइटम इन एन एरे, ठीक है। स्टूडेंट लिस्ट, प्रोडक्ट्स, स्कोर्स, ये सारी चीज़ें आप चाहते हैं कि वो मुझे 1 by 1 जो है एक एरे के ज़रिए डाटा मुझे डिस्प्ले हो, तो फिर हम वहाँ पे फॉर ईच लूप यूज़ करते हैं। वाइल लूप कहाँ पर यूज़ होती है, यूज़ व्हेन यू डोंट नो हाउ मेनी टाइम बट यू हैव अ कंडीशन, आपको ये नहीं पता कि आपने कितनी दफ़ा चलानी है। डेटाबेस में देखो क्या होता है कि डाटा हर दफ़ा स्टोर होता है, रजिस्ट्रेशन हो रही है, बंदे आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, डाटा मतलब एक 2 मिनट के अंदर पता नहीं कितना भरता जा रहा है, ठीक है। तो आपको डिस्प्ले करवाना है, आपको नहीं पता कितनी दफ़ा लूप चलेगी, तो फिर आप वहाँ पे वाइल लूप यूज़ करेंगे, ठीक है। रीडिंग फाइल्स, वेटिंग फॉर यूज़र इनपुट्स, ठीक है, ये इसका जो है ना यहाँ पे यूज़ हो, जब आपको ये पता हो कि आपने फाइल्स को रीड करना है, ठीक है, या फिर यूज़र की जो इनपुट्स हैं, जैसे कि मैंने बताया है आपको, यूज़र रजिस्ट्रेशन करेगा, ठीक है, ओबियसली करेगा वो, मैंने आपको बना के दी है फाइल, आपने साइन अप करना ही है, ठीक है। पता नहीं कितनी दफ़ा आप करोगे मुझे नहीं पता, बट ये जो चीज़ है वहाँ पे यूज़ होगी। डू वाइल, सेम एज वाइल बट रन एट लीस्ट वंस बिफोर चेकिंग कंडीशन, ये वाइल की तरह होती है, बट इसमें क्या होता है कि एक दफ़ा ये लाजमी चलती है, आपने कंडीशन को एक दफ़ा चलाना ही चलाना है, ठीक है। एक दफ़ा चेक हो, कंडीशन तो बाद में चेक होगी, पहले ये रन होगी। जैसे गेम मेन्यूज़ होते हैं, आस्किंग फॉर इनपुट एट लीस्ट 1, ठीक है, जैसे गेम मेन्यू होता है, गेम एक दफ़ा तो चलता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, तो वहाँ पे हम डू वाइल यूज़ करेंगे। तो ये सिंपल सा इसका है, याद कर लें तो बेहतर है। फॉर लूप जब हमको पता हो कितनी दफ़ा चलानी है, फॉर ईच लूप जब हमको ये नहीं, जब अपने एरे के थ्रू काम करना है या एरेज में डाटा स्टोर करवाना है। वाइल में क्या होता है, कंडीशन जब ट्रू होती है लेकिन साथ में हमको ये नहीं पता कि चलनी कितनी दफ़ा है, तो वो कीप गोइंग रहती है। डू वाइल में क्या होता है, एक दफ़ा चलाओ, ठीक है, फिर उसके बाद चेक करो। अच्छा, अब आते हैं लूप्स के अंदर जी। ये हमारी लूप्स हैं PHP की, ये 4 वही लूप्स हैं सारी, ठीक है। बस हम यहाँ पे थोड़ा सा ये सीखेंगे सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स को देखते हैं जी। द PHP वाइल लूप थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज द स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। ये इसको लिखने का तरीकाकार ये होता है कि आपने, अच्छा ऊपर इसने वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया, यहाँ पे ये ऐसे करके होता है। पहले आप यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं एक वेरिएबल, ठीक है, उसमें जो भी वैल्यू है वो आपने, ये सॉरी वेरिएबल डिक्लेरेशन है और ये इनिशियलाइजेशन है, ठीक है। यहाँ से हमने इसको इनिशियलाइज़ किया है कि आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से या 0 से या 2 से, जहाँ से करना है वो हम यहाँ से इनिशियलाइज़ करवा देंगे। फिर उसके बाद वाइल लिखेंगे, वाइल जो है वो सेम टू सेम हमको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाएंगे, ठीक है, फिर उसमें कंडीशन लगा देंगे। कंडीशन लगाने के बाद कि कितनी दफ़ा चले, कब तक चले, वो सेट करेंगे, ब्रैकेट्स लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद इको करवा के मतलब डिस्प्ले करवाते रहेंगे, किसको, आई को। स्टार्ट होगा जी 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, 4 से, 5 तक जाएगा, 6 आगे तक नहीं जाएगा। और यहाँ पे ये लगा हुआ है इंक्रीमेंट काउंटर लगा हुआ है। ये बेसिकली कुछ चीज़ें होती हैं, एक चीज़ ये होती है, ये चीज़, दूसरी चीज़ ये होती है, तीसरी ये, चौथी ये, 4 लाइनें होती हैं इसके अंदर, ये आपने लिखनी होती हैं, ठीक है। तो 4 लाइनें मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, बट यहाँ पे तो ऑफ कोर्स इवन आपका टेबल डाटा भी हो सकता है, मैं दिखाता भी हूँ यहाँ पे, कहीं ना कहीं हमने यूज़ की होगी। जैसे यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे वाइल लूप लगी हुई है, ठीक है। कोड में ज़रा गौर से देखें तो यहाँ पे ये ऑर्डर क्या है, ये एक वेरिएबल है। अब ये वेरिएबल में यहाँ तो बेसिकली कंडीशन लगी होती है। अब ये तो यहाँ पे कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे है तो कंडीशन ही। अब ऑर्डर क्या है, यहाँ पे हम सेट किए हुए जो ऑर्डर है ना, यहाँ पे गौर से देखें, ऑर्डर के नाम से यहाँ पे कोई ना कोई वेरिएबल लाजमी होगा। ये इसको ऐसे करते हैं कॉपी, ये दे, इसको कहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, ये देखें, ये नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, सॉरी रिजल्ट है, आई एम रियली सॉरी, रिजल्ट के नाम से है, ठीक है, रिजल्ट के नाम से ये हमारा वेरिएबल है, ठीक है। इसमें हमने ये जो चीज़ है यहाँ से, ये मैंने वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया,
और मैंने यहाँ पे इसको इनिशियलाइज़ कर दिया है इसके साथ कि माई एसक्यूएल क्यूरी का फंक्शन चले, कनेक्शन चेक को, एसक्यूएल की जो क्यूरी है ये, एसक्यूएल की जो पूरी वाली क्यूरी है ये सारी पूरी ट्रू हो, ये चले, डाटा यहाँ पे फेच हो के इसके अंदर आए, फिर यहाँ पे ये चीज़ें दोनों ट्रू हो जाए, जो वैल्यू आएगी इसमें आके स्टोर होगी, ठीक है। तो हम इस रिजल्ट को कहेंगे यहाँ पे जो भी ये ऑर्डर के इक्वल आता रहेगा, ये चलता रहेगा जब तक हमारे ऑर्डर जो है वो हमको ये नहीं पता कि हमारी जो कंडीशन है वो कब तक चलनी है। यहाँ पे लगा देंगे इज इक्वल कि ये तब तक चलती रहे जब तक ये कंडीशन ये ट्रू रहे, ठीक है। यहाँ पे वाइल वही लूप लगी हुई है, यहाँ पे ये कंडीशन सेट हो रही है, ब्रैकेट्स यहाँ से मैंने स्टार्ट की, ये बेसिकली इक्वल लगा हुआ है, अब ये समझे, ठीक है। और इसका इंक्रीमेंट कहाँ पे लगा हुआ है भाई, इंक्रीमेंट कहाँ पे गया जी, 2 मिनट में दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसकी ब्रैकेट कहाँ पे क्लोज हो रही है, ये तो अगेन दूसरी लगी है ना, यहाँ पे इसकी ब्रैकेट्स होनी चाहिए। नज़र आ रहा है आपको, बता दो कहीं किसी को नज़र अगर आ रहा है तो। बहरहाल ये देखें यहाँ पे ये हमारी टेबल रो स्टार्ट हुई है और टेबल रो यहाँ पे कहाँ तक गई है भाई, यहाँ तक गई है, ठीक है। उसके बाद ये फिर डाटा हमारा स्टार्ट हुआ, यहाँ तक गया, टेबल यहाँ पे एंड हुआ है। ये इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट जो भी नज़र नहीं आ रहा, चले छोड़ें। मतलब अब ये देखें कि यहाँ पे ये जो है ना ये इको का काम कर रही हैं, ठीक है। जैसे हमारा टीडी है, ठीक है, जो पहला टीडी होगा, ठीक है, ये ऑर्डर नंबर है, ये इसके नीचे शो होगा, ठीक है। फ़ोन यूज़र नेम यहाँ के इसके नीचे आएगा, टोटल जो अमाउंट है, ठीक है, वो यहाँ पे इसके नीचे शो होगी, ग्रैंड टोटल जो है यहाँ पे इसके नीचे आएगा। पता नहीं अब ये कोड मैंने कौन सा किया हुआ है, वेट करें चेक करते हैं कहीं और भी। ये हुआ पड़ा है ना ये, ठीक है। इसको इंक्रीमेंट लगाया ही नहीं हुआ, इक्वल टू रखा हुआ है, ठीक है। इंक्रीमेंट लगाने की ज़रूरत ही कोई नहीं है, ये तब तक चलता रहे जब तक इसकी इक्वल आता रहे। तो इसके ऑर्डर नंबर, नेम, ग्रैंड टोटल, हर जो चीज़ होगी वो बाय टेबल के हेडिंग्स के नीचे वो डिस्प्ले होती रहेगी 1 बाय 1। पहले एक चीज़ तो होगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, जितनी दफ़ा डाटा हम इसमें स्टोर करवाएंगे ये डिस्प्ले करवाती रहेगी। तो ये बेसिकली होती है जी वाइल लूप। वाइल लूप ऐसे काम करती है। फिर आती है डू वाइल लूप, इस पर आते हैं जी। अब इसमें क्या है कि आपने पहले डू मतलब पहले करना है, उसके बाद कोड को पहले आपने कोड को एग्जीक्यूट करना है, उसके बाद कंडीशन चेक करनी है और फिर आप जाना है, फिर नेक्स्ट आपने काम करना है, फिर आपने करना है, जब तक ये चलता रहेगा। ये देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे देखें इसने पहले 1 चलाया, ठीक है, इसने चला दिया है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ ना 0, इसने एक दफ़ा 1 को चलाना ही चलाना है। ये देखिए आगे वो नहीं चला रहा, ठीक है, मैंने 0 कर दिया, बट यहाँ तक इसने इसको चलाना ही चलाना है। अब मेन फंक्शनैलिटी ये देखें कि इसके अंदर मैंने 1 को स्टोर करवाया, फिर डू किया, इको करवा के पहले ही मैंने प्रिंट करवा दिया, फिर उसके बाद मैंने इंक्रीमेंट किया, 2 किया, फिर यहाँ पे आया वैल्यू चेक की, ठीक है, जो इस आई के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है क्या वो 0 से बड़ी है, छोटी है, क्या है, ठीक है, तो वो चेक होगी। फिर वैल्यू जाके आगे चेक हो, फिर आगे जो है इको होगी, तो इको क्यों होगी, क्योंकि ज़ाहिर बात यहाँ पे कंडीशन ही फॉल्स हो चुकी है, ठीक है, लेकिन एक दफ़ा वो चली है। लेकिन अगर वाइल को ऊपर लिख दें, ठीक है, जैसे यहाँ पे था कि अगर वाइल लूप को ऊपर लिखते हैं, ये देखें, तो ये अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 0, अब ये चलेगी ही नहीं, क्योंकि कंडीशन पहले चेक हो रही है यहाँ पे, उसमें कंडीशन बाद में चेक होती है। तो ये फ़र्क है दोनों में बस। ये फॉर लूप है, इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है, पहले इनिशियलाइजेशन है, फिर कंडीशन है और फिर इंक्रीमेंट है, मतलब तीनों चीज़ें इसी के अंदर आ गई, ठीक है, और फिर ब्रैकेट लगा के आपने इसको आगे यूज़ कर लिया, ठीक है। ये बस इतना सा है इसमें काम है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे वेरिएबल जो है वो हमने डिक्लेयर किया है, उसके बाद इसको इनिशियलाइज़ करवाया है 0 से कि 0 से स्टार्ट हो, फिर यहाँ पे आपने ये सेमीकोलन लाजमी लगाने होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वही सेम वेरिएबल लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा दी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर हम मैंने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी आपने लगाना है वो लगाओगे और इसको चलाते रहोगे।
ये तब तक चलता रहेगा, ठीक है, जब तक जो है ये कंडीशन जो है आपकी ट्रू नहीं ट्रू रहती है। फॉल्स होगी तो ये ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी लूप। बस ये चीज़ है। फिर उसके बाद फॉर ईच लूप आती है। फॉर ईच लूप में देखिए डाटा आपने एरे के ज़रिए स्टोर करवाना होता है। जैसे ये रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, येलो है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी इंडेक्सिंग के अंदर पड़ेंगे। ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो ऐसे करके डाटा आपका जो भी आएगा, ठीक है, इस कलर्स के अंदर वो जाके आपका इस वैल्यू में स्टोर होगा, ठीक है, पहली वैल्यू प्रिंट होगी। दूसरा वैल्यू जाएगा इसके अंदर, फिर यहाँ पे आएगा सेम। देखें वो जो चीज़ यहाँ पे रेड इसके अंदर आ रही है, ये कलर जो लिखा हुआ है ये और ये सेम ही है, तो मतलब यहाँ पे जो चीज़ पड़ी है वो सेम वही यहाँ पे भी वही चीज़ पड़ी होगी। रेड इधर है तो फिर यहाँ पे रेड आएगा, वैल्यू जो भी यहाँ पे इसकी है वो इसमें आके स्टोर होगी, इसको हम यूज़ कर लेंगे। फिर आगे ग्रीन है, इसमें डालेंगे, यूज़ कर लेंगे। ब्लू है, तो इसमें वैल्यूज़ जो है वो इंडेक्सिंग में पड़ी हुई हैं काफ़ी ज़्यादा, 1 2 3 4 चारों इसी के अंदर जो है वो स्टोर होती हैं। इसमें इंडेक्सिंग बन जाती है। वो क्या करता है कि पहले जो 0 होता है, 0 इंडेक्स में जो चीज़ पड़ी होती है, क्योंकि उसने सीक्वेंस में देना होता है, ठीक है, तो वो 0 में जो वैल्यू पड़ी होगी वो इसमें डालेगा, इसको हम प्रिंट करवाएंगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे करके डाटा आपका फॉर ईच लूप में यूज़ होता है। तो इतना सा काम था भाई। उसके बाद आपको मैं ये बता दूँ, यहाँ तक इसको करते हैं बंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपकी इम्पोर्टेंट टिप्स जो है ना मैं आपको दूंगा कि आपके कोड के अंदर आपको मतलब कि किसी भी किस्म का किसी भी कोड में सवाल किया जाए तो आपको ये पता हो कि ये है क्या। वैसे मैं काफ़ी दफ़ा ये ना समझा भी चुका हूँ, लेकिन जो है वो अक्सर को आज जो है भूल जाते हो आप, ठीक है। तो बेहतर है मैं आपको एक दफ़ा जो है रिकॉर्डिंग करके भेज दूँ। तो स्टार्ट करते हैं। देखें, अगर आप सबलिम टेक्स्ट यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें गौर से, ये जो ब्लू कलर के सारे हैं इनको हम फंक्शन कहते हैं। ये सारे बिल्ट इन फंक्शन है ये वाले। अगर आपको मैं यहाँ से दिखाऊं W3 स्कूल से, तो ये कोई हज़ारों में है, कोई थोड़े बहुत है नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ पे है ना प्रेफरेंस के अंदर यहाँ पे होगा जी, ये देखें ये सारे के सारे फंक्शंस हैं भाई। ये फंक्शन वो हैं जो बिल्ट इन है। अगर आप ये देखें, ठीक है, गौर से देखें, जैसे अफेक्टेड रोज, अगर आप पढ़ना चाहें तो ये पढ़ भी सकते हो कि ये बेसिकली है क्या। ये फंक्शन PHP ने बने बनाए दिए हुए हैं, ठीक है। ये देखिए इसका पूरा ये वाला कोड पड़ा हुआ है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। ये बेसिकली अफेक्टेड रोज फंक्शन ये वाला ये काम करेगा। मज़ीद इसकी जो भी डिटेल वगैरह है वो डिस्क्रिप्शन आप यहाँ से पढ़ सकते हो। रिटर्न द नंबर ऑफ द अफेक्टेड रोज इन द प्रीवियस MySQL ऑपरेशंस, ये क्या करेगा, कौन सा फंक्शन किसके लिए यूज़ होता है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसमें ज़रा गौर से देखें, आपको हर फंक्शन के आगे जो है वो ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज ये लगी होंगी लाजमी। तो ये एक बिल्ट इन फंक्शन बनता है। नॉर्मल फंक्शन भी ऐसे ही हम डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, लेकिन ये फंक्शन जो है बना बनाया है, ठीक है। देखें यहाँ पे गौर से देखें तो अच्छा ये इसका पूरा सिंटेक्स है, कोड है, ठीक है। नहीं 2 मिनट, यहाँ से नहीं, इसको नहीं, कनेक्ट पे आते हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। MySQL कनेक्ट हो गया, ठीक है, होस्ट। अब यहाँ पे देखें ये हमारे, चल ठीक है, अब ये देखें ना, ये इसके पैरामीटर होते हैं ये वाले। अब पैरामीटर जो होते हैं ना वो 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, खाली भी हो सकता है। अब ज़रा गौर से देखें, ठीक है, मैं आपको पैरामीटर के बारे में भी एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे कनेक्शन की फ़ाइल होगी, उस पर जाते हैं। यहाँ पे ये देखें जी, अब ये जो ब्लू कलर के सारे हैं ये सारे आपके फंक्शंस हैं, और ये बिल्ट इन फंक्शन मोस्टली होते हैं। जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता है ना, ठीक है, उसका कलर भी सेम टू सेम ऐसा ही होता है। वो भी ऐसे ही हम यूज़ करते हैं, ऐसे ही हम उसको जो है वो कॉल करते हैं, ठीक है। मेन प्रॉब्लम क्या होती है, अब हमको ये समझ नहीं आती कि हमारा जो फंक्शन यूज़ हो रहा है ये फंक्शन मतलब बिल्ट इन है या फिर यूज़र डिफाइंड है। यूज़र डिफाइंड जो भी फंक्शन होगा वो हमने खुद डिक्लेयर किया होगा अपने कोड के अंदर, और हमको पता होगा कि भाई ये मैंने फंक्शन डिक्लेयर किया है, ठीक है। इस नाम से वो वैसे भी डिक्लेयर ही नहीं होगा, क्योंकि ये बिल्ट इन है, तो वो बोलेगा भाई बिल्ट इन ऑलरेडी है, तो आप किसी और नाम से करें। आप MySQL कनेक्ट 1 के नाम से कर सकते हो, ठीक है। ये पूरा आप एग्जैक्ट करोगे तो वो बिल्ट इन जो फंक्शन होगा ना, या तो वो कॉल हो जाएगा या तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन होगा वो कॉल होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कन्फ्लिक्शन रहेगी।
डेट्स वाई आप ये वाली जो नेम्स हैं इनको यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। तो इससे आपको अंदाज़ा लगाना जो है वो आसान होगा कि भाई आपने जो फंक्शन यूज़ किया है वो बिल्ट इन है या यूज़र डिफाइंड है। चलें यहाँ पे आते हैं। आपको ये तो समझ आई है कि ये जितने भी ब्लू कलर के यहाँ पे दिए गए हैं इसकी निशानी ये है कि ये ब्लू कलर का होगा, ठीक है। इसके आगे ये ब्रैकेट्स होंगी, ठीक है, लाजमी। और या तो इसके अंदर कुछ ना कुछ पैरामीटर भी सेट हुआ होगा, ठीक है। ये एक पैरामीटर है जैसे सुपर ग्लोबल है, अगर यहाँ पे कॉमा लगाएंगे आप इसमें स्ट्रिंग्स भी दे सकते हो, ठीक है। स्ट्रिंग में आप मतलब ऐसे डाटा भी स्टोर करवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगा के डबल कोटेशन लगाओ या सिंगल लगाओ, जो आपकी मर्जी है। आप कोई ना कोई वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हो। ये मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगाते हैं, ठीक है। इवन मैं इसके अंदर कोई ना कोई इंटीजर या फिर कोई ऐसे करके कैरेक्टर भी दे सकता हूँ, फिर कॉमा लगाता हूँ। मैं इसमें एरे भी दे सकता हूँ, मतलब इसके अंदर जो पैरामीटर होता है, ठीक है, इसमें कुछ भी मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ, ठीक है। ये फंक्शन के पैरामीटर्स बन जाएंगे। अगर सवाल की जाए कि ये क्या है तो आपने कहना सर ये पैरामीटर होता है, ये फंक्शन इस सेट का फंक्शन है, ये इसका आगे पैरामीटर है। चलें जी, ठीक हो गया। अब ये फंक्शन के पैरामीटर हैं और ये हमारा फंक्शन हो गया, ठीक है। एक और से आप देख रहे होंगे ये चीज़ें, कहीं भी ऐसा कुछ लिखा हो, ठीक है, तो आपने उसको बता देना है। जैसे यहाँ पे इस सेट है तो आप बताएंगे सर ये नाम से, ये जो फंक्शन है ना, जो बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है, ये नाम से आप इनको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि इस सेट है तो आप बोलेंगे सर ये बेसिकली चेक करता है कि आया यूज़र की डिटेल वगैरह जो है वो सेट हैं कि नहीं है। यहाँ पे नोट लॉजिकल ऑपरेटर लगा हुआ है जो कि बताता है कि आपका जो ये ऑपरेटर है ये नोट लॉजिकल है। कहीं मीटिंग एंड तो नहीं होगी, 10-15 मिनट पड़े हैं, ठीक है। तो ये ब्लू कलर के सारे हो गए फंक्शन। आगे मैं आपको बताऊंगा कि यूज़र डिफाइंड कौन से होते हैं और जो है वो नॉर्मल कौन से होते हैं। अच्छा, आगे हम अगर यहाँ पे फंक्शंस पे आते हैं, फंक्शन हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, ठीक है। ये फंक्शन आ गया, पहले हम फंक्शन को सही से पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। ये बेसिकली फंक्शन का सिंटैक्स है। अगर आपको यूज़र डिफाइंड फंक्शन लिखना हो, ठीक है, तो वो आपके कोड में ज़रूर होगा, लाजमी होगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन का जो भी नाम है वो यहाँ पे देंगे, उसके अंदर पैरामीटर सेट करेंगे, ठीक है, और ब्रैकेट्स को क्लोज ओपन, यहाँ पे जो भी कोड करना है वो कोड कर देंगे। और जब आप कॉल करेंगे ना, ठीक है, तो फिर फंक्शन का जो भी नेम होगा वो प्लस आप में ब्रैकेट लगा के इसको कॉल कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आपको मैं देता हूँ, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है। फंक्शन का नाम क्या है जी, माई मैसेज, ब्रैकेट्स मतलब ओपन क्लोज्ड है, और मतलब यहाँ पे पैरामीटर मैंने कोई भी सेट नहीं किया। फॉर एग्जांपल सेटेड है ही नहीं, मैंने नहीं किया, खैर उन्होंने नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट लगाई, यहाँ पे मैंने फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर जो भी डिटेल थी वो दे दी, और यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर लिया। तो मतलब ये जो चीज़ है ना, ये हम कॉल करेंगे, जो कि इसका जो नाम होगा ये पूरा ऐसे करके कॉल होगा, साथ में ये सेमीकोलन लगाएंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा। जितनी दफ़ा चाहें आप इसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये होते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो खैर इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, वो आपको मैं भेज भी दूंगा कि फ़ंक्शन हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो ये वो भी सेम टू सेम जब आप कॉल करेंगे ना, ठीक है, उसका क्या होगा कि फिर आपको वो फाइल यहाँ पे इंक्लूड करवानी पड़ेगी जहाँ पे आपने फंक्शन लिखा होगा, ठीक है। वो फाइल यहाँ पे इंक्लूड होगी। जैसे यहाँ पे देखें कि कॉन्फ़िग है, कॉन्फ़िग में कोई फंक्शन लगा हुआ है, कोई फंक्शन नहीं है वैसे मेरे ख्याल में। यहाँ पे अगर आप फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, फंक्शन लिखोगे, ठीक है, फंक्शन ऐसे करके इको, फंक्शन का मैंने नाम तो दिया ही नहीं है भाई, फंक्शन का क्या नाम रखें जी, मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ जी असद, एक नाम दे देते हैं फंक्शन का, ठीक है। तो ये फंक्शन है, जो भी मैं इसमें मैंने चीज़ें स्टोर करवानी है या यूज़ करनी है वो मैं करवा दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं नीचे फंक्शन कॉल कर सकता हूँ, बेशक यहाँ पे कॉल होगा, असद जो है यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे तो कॉल हो जाएगा। अगर मुझे ये वाला फंक्शन ठीक है, असद वाला फंक्शन इस पेज पे यूज़ करना पड़ जाए तो भाई मुझे यहाँ पे इस फाइल को इंक्लूड करवाना पड़ेगा हेडर के अंदर, ऊपर यहाँ पे ये इंक्लूड होगा।
ये इसका नाम क्या है जी, config.php, config.php। अब जो है ना, अगर जब मैंने ये कॉल कर लिया है तो मुझे config का जो सारा कोड है वो सारा यहाँ पे इसमें इंक्लूड हो चुका है। अब यहाँ पे मैं इसको चाहे तो यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे असर लिखूँगा, ब्रैकेट लगा के ऐसे करके मैं अब ये है मैं कॉल कर सकता हूँ। अब ये इस पेज के ऊपर चलेगा, मतलब जिस पेज पे मुझे यूज़ करना पड़ेगा मुझे वहाँ पे पहले तो कॉल करना पड़ेगा उस पूरी फाइल को। लेकिन जो फंक्शन बिल्ट इन होते हैं ना, ठीक है, उनका ये फ़ायदा होता है कि आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको फंक्शन को कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, बस PHP अगर आपने कॉल की है तो बस आपका वो काम कर रहा है। तो ये इनमें ये थोड़ा सा फ़र्क है, ये याद रखना है कि फंक्शन जो भी होगा उसकी या तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फाइल बनी पड़ी होगी, या वो कॉन्फ़िग के अंदर कहीं ना कहीं फंक्शन लिखे होंगे, ठीक है, या फंक्शन का जो है ना अलग से पेज बना होगा, वहाँ पे फंक्शन लिखे होंगे। तो कहने का मकसद ये है कि यूज़र डिफाइंड जो फंक्शन होते हैं वो कुछ इस टाइप के होते हैं। यहाँ तक कोई अगर सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर सवाल पूछना चाहें तो। सर PHP में MySQL IDLE स्ट्रिंग फंक्शन क्या करता है? ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जो डाटा आपका आ रहा होता है, ठीक है, जो डाटा आपका गेट होता है ब्राउज़र के पेजेस के ऊपर या फॉर्म से, ठीक है, तो वो बेसिकली स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट होके आगे जाता है। उसमें क्या होता है कि जो डाटा होता है, ठीक है, उसमें खाली स्पेसिस, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा अगर कोई स्पेस वगैरह है तो वो सारी स्ट्रेच जाती हैं, ठीक है, वो हो के जाके डाटा आपका स्टोर होता है, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पे नाम है हेडर, ये भी एक फंक्शन है, ये क्या कर रहा है, लोकेशन यहाँ पे दे रहा है लॉगिन की। यहाँ पे काउंट का फंक्शन है जो कि काउंट करता है। MySQL क्यूरी का फंक्शन जो कि क्यूरी को चलाने के लिए यूज़ होता है। MySQL फेच एसोसिएट का फंक्शन है जो कि डाटा को फेच करने के लिए यूज़ होता है। तो ये नाम से चीज़ें सारी ज़ाहिर हैं। आपने ऐसे बताना सर ये काउंट का फंक्शन है काउंटिंग के लिए, MySQL क्यूरी है क्यूरी को चलाने के लिए, MySQL फेच एसोसिएट है डाटा को फेच करने के लिए, कहाँ से, MySQL में से। MySQL क्या होता है, डाटाबेस, ठीक है। ये नाम से ज़ाहिर है। इको डिस्प्ले करवाने के लिए कुछ चीज़ें हैं आपको थोड़ी बहुत पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन बाकी चीज़ें सारी सेम मिलती जुलती हैं। अब आपको जो मैंने पढ़ा दिया है, आई थिंक सो हेडर इस सेट वो सब कुछ हर जगह यूज़ हो रहा है। ये देखें, ठीक है। ये स्टार्ट क्या लिखा हुआ है, स्ट्रिंग टू टाइम लिखा हुआ है, ठीक है, कि आपका जो डाटा है वो पहले स्ट्रिंग में है तो उसको अपने टाइम में कन्वर्ट करना है, तो फिर ये फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग से कन्वर्ट होके टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कन्फर्म का फंक्शन है, ठीक है। तो ऐसे करके काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस यहाँ पे मौजूद होंगे, आप उसको बस पढ़ सकते हैं। MD5 है तो ये बेसिकली इनक्रिप्शन के लिए यूज़ होता है। ये कुछ चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि आपको शायद समझ ना आए, लेकिन बाकी चीज़ें सेम है। MySQL रियल एस्केप स्ट्रिंग, ये बेसिकली ऐसा फंक्शन होता है जो कि यूज़र से जब आप इनपुट लेते हैं तो यूज़र कई दफ़ा मिस्टेक कर देता है, खाली स्पेस छोड़ देता है, ठीक है। उसको क्या करता है, इस स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। सेकेंडली जो खाली स्पेसेस होती हैं उनको रिमूव करता है और डाटा क्लीन करके इसमें स्टोर कर देता है इस वेरिएबल के अंदर, ठीक है। इस वेरिएबल से डाटा फिर यहाँ पे जाता है इसके अंदर। तो मतलब ये बेसिकली एसक्यूएल इंजेक्शन प्रिवेंशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमारा जो एसक्यूएल इंजेक्शन है वो ना लगे, वो ना हो, डाटा हैक होने का खतरा ना हो, लीकेज पॉइंट जो है ना वो हम यहाँ पे नहीं देना चाहते, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे ये करते हैं। अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे ये पोस्ट यूज़ कर लें फिर भी डाटा आपका इंसर्ट हो जाएगा, लेकिन उसका फ़ायदा नुकसान ये होगा कि भाई आपकी कहीं ना कहीं से लीकेज पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। डाटा का स्लो हो सकता है या कोई हैक कर सकता है, इसलिए यहाँ पे ये फंक्शन बनाए गए हैं जो कि यूज़ हो रहे हैं। आई होप सो आपको फंक्शन की समझ आई होगी। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर है तो पूछें। अहद या कोई अक्सर सईद, कोई तो है जो पूछने वाला हो, या आगे चलें हम? टाइम कितना रह गया? चलिए आगे चलते हैं जी। उसके बाद आगे आएँ तो यहाँ पे देखें ये जो रेड कलर के सारे यहाँ पे दिए होंगे, इसकी निशानी ये होगी कि ये $साइन लिखा होगा, अंडरस्कोर होगा, साथ में कैपिटल लेटर में ये लिखे होंगे, ठीक है। सर्वर है या पोस्ट है, ये सारे आपके सुपर ग्लोबल्स वेरिएबल्स होते हैं जो कि बिल्ट इन होते हैं, ठीक है, या प्री डिफाइंड होते हैं। तो इसका क्या होता है कि आपको एज इट इज़ यूज़ करना पड़ता है। किसी भी पेज पे आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसको आपको डिफ़ाइन करने की भी कहीं ज़रूरत नहीं होती, डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई इसको पहले डिफ़ाइन करो कि ये है क्या। यहाँ पे डायरेक्ट आप यूज़ करेंगे, ठीक है, सर्वर चलाने के लिए, सर्वर की रिक्वेस्ट चेक करने के लिए, ब्राउज़र की जो भी डिटेल होती है, ब्राउज़र बस सर्वर को चलाने के लिए आप जो है ना ये सुपर ग्लोबल यूज़ करेंगे। इस तरह फिर पोस्ट है, ठीक है, ये क्या करता है, फॉर्म में यूज़ होता है, ठीक है। फॉर्म का डाटा होता है यूआरएल के अंदर से स्टोर करवाता है डाटाबेस के अंदर, ठीक है, सिक्योरली। तो पोस्ट मेथड को यूज़ करके डाटा आपका स्टोर होता है इसके अंदर। तो ये आपकी क्या है जी, ये भी सुपर ग्लोबल्स हैं। ये वाला जो है सुपर ग्लोबल सेशन है, यूज़र की इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यूज़ होता है जब आप लॉगिन करते हो,
ठीक है। उसके बाद आगे चलें तो ये मतलब सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये सुपर ग्लोबल्स आपके यूज़ होंगे, नाम से चीज़ें ज़ाहिर है, मैंने सारे पढ़ा भी दिए हैं आपको, मैंने वीडियो भी अपलोड मैं कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, ये वाले हैं विद $, SQL, ये आपके फंक्शंस, ये सॉरी आपके यूज़र डिफाइंड वेरिएबल हैं। इनको हम चेंज कर सकते हैं, इनका नाम अपनी मर्ज़ी का दे सकते हैं, इनको डिक्लेयर लाजमी करना होता है, ठीक है। डिक्लेयर करना है, साथ में इनिशियलाइज भी लाजमी करना ही करना है। ये क्या है, कहाँ से स्टार्ट होगा, वगैरह वगैरह। जैसे यहाँ पे क्यूरीज लिखी हुई है पूरी की पूरी, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर की है, यहाँ पे इसको इनिशियलाइज़ करवाया हुआ है। ये यहाँ पे वेरिएबल यूज़ हो रहा है, तो ये बेसिकली इनिशियलाइज़ है कॉन्फ़िग के अंदर या फिर कनेक्शन के अंदर। ये देखें यहाँ पे ये इनिशियलाइज़ है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, इनमें फ़र्क ये होता है सुपर ग्लोबल में और इनमें कि ये जो हैं यूज़र डिफाइंड होते हैं, और जो दूसरे हैं वो सारे बिल्ट इन फंक्शन। कहाँ पे थे हम भाई, इधर ही थे, चलें। ये वाले जो हैं सर्वर वाला हो गया, पोस्ट होगा, ये भी वेरिएबल है, लेकिन ये सुपर ग्लोबल्स हैं, ये बिल्ट इन है, प्री डिफाइंड है, इनमें हम चेंजिंग नहीं कर सकते, जैसे हम इसको एज इट इज़ यूज़ करेंगे, इनका यूज़ करने का आपको पता हो। ये जो है यूज़र डिफाइंड है, इनको हम डिक्लेयर कर सकते हैं, इनके नाम अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। तो बस ये चीज़ है, इनमें ये फ़र्क है। और इसको जब भी किसी नेक्स्ट पेज पे यूज़ करना है तो फिर आपको फाइल वो वाली इंक्लूड करवानी पड़ेगी, यानी वो यूज़ होगा। जैसे यहाँ पे कॉन्फ़िग है, ये फंक्शन है, मैंने कहीं डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन ये इस फाइल के अंदर जो है वो डिक्लेयर हुआ है, डेट्स वाई यहाँ से फिर कॉल होके इधर आ रहा है, सही है। तो ये चीज़ें होती हैं, बट इसके लिए हमको कहीं भी कोई भी लाइब्रेरी मैंने कॉल नहीं की, कोई मैंने फाइल यहाँ पे कॉल नहीं की, कुछ भी नहीं किया, डट यहाँ पे लिखा है और उसने काम कर दिया। तो ये आप कह सकते हैं। उसके बाद आगे आते हैं, तो ये हमारी क्यूरीज होती हैं, ठीक है। ये जो है ना पिंक कलर के सारे, ये आपके कीवर्ड्स होते हैं। इफ़ का कीवर्ड यूज़ करके हमने इफ़ की स्टेटमेंट लगाई, ठीक है। इफ़ की स्टेटमेंट लगाने के लिए हम ये वाला कीवर्ड यूज़ करते हैं, इफ़ का, ठीक है। इंसर्ट की क्यूरी लगाने के लिए ये यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एल्स की स्टेटमेंट, इफ़ एल्स की स्टेटमेंट लगी हुई है, तो ये सारे आपके ये हैं। उसके बाद ये जो सारे डिव्स वगैरह हैं, सारे पेज को डिवाइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कंटेनर है, अगर MD5 में आप आते हो तो ठीक है, मार्जिन टॉप 5 उसका रखा हुआ है, 12 तक होता है तकरीबन। यहाँ पे 5 लिखो, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, ये 12 तक होगा, ये भी आपका 12 तक होगा, मतलब 1 से लेकर 12 तक आप इसको ये कह सकते हैं, ठीक है। बाकी ये जैसे यहाँ पे फॉर्म बना हुआ है, ये मोस्टली सवाल होता है कि फॉर्म है, मेथड कौन सा है, पेट पोस्ट है या गेट है, वो चीज़ें यूज़ होती हैं, ये आपको आनी चाहिए। उसके बाद इनपुट फील्ड्स हैं, ठीक है। इसमें इनपुट फील्ड में यहाँ पे टाइप होती है, इसको हम टाइप कहते हैं कि कौन सी टाइप हमारी, टेक्स्ट है, नंबर है, ईमेल है, पासवर्ड है, कौन सी टाइप है, ये आपको सारी टाइप पता हो। उसके बाद यहाँ पे आपका डाटा स्टोर होता है, ये क्लास आपकी बूटस्ट्रैप की क्लासेस होती हैं जो कि यहाँ पे कॉल होती हैं, ये भी बनी बनाई होती हैं। बस आपको बूटस्ट्रैप का लिंक जो है ना वो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं देना होता है, जैसे मैंने हेडर में दिया हुआ है, यहाँ पे ये देखें, ये लिंक्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, हेडर के अंदर। तो क्लासेस जैसे यहाँ पे देखें, क्लास एक बनी हुई है, ये सारी क्लास मुकम्मल क्लास है जी। ये देखें, ये नैव ब्रांड की क्लास है, ये बटन ऑरेंज की क्लास है, बटन ऑरेंज हावर की क्लास है। तो ये बूटस्ट्रैप के अंदर बनी बनाई क्लासेस हैं, हम यूज़ करते हैं। नो, ये डाटा को वो इनक्रिप्ट करता है और हैश वैल्यू में कन्वर्ट करता है। कौन सी क्या चीज़? अच्छा, MD5 पासवर्ड हैशिंग के लिए यूज़ होता है। हाँ जी, पासवर्ड हैशिंग भी इसको क्या, वही हैशिंग, वही सेम चीज़ होती है ना। MD5 इसको हम पासवर्ड हैशिंग भी कहते हैं, ठीक है हाफिज़। इसका मतलब यही होता है कि पासवर्ड को इनक्रिप्ट करना, ठीक है, और इनक्रिप्ट करके डाटा को जो है वो स्टोर करवाना डाटाबेस के अंदर, इसको भी वही कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बाकी ये जो ऑरेंज कलर के हैं, ये सारे आपके ऑपरेटर्स हैं, इनको लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं। जैसे यहाँ पे नोट लॉजिकल ऑपरेटर है, ठीक है, ये और ऑपरेटर लगा हुआ है, यहाँ पे भी ये इज इक्वल है, ठीक है, एज, ये सारे आपके ऑपरेटर्स होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये है तो ये नोट लॉजिकल ऑपरेटर नोट है। तो ये सारी चीज़ें हैं जी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। और कोई चीज़ रहती है, बाकी ये क्लासेस जितनी यहाँ पे क्लास यूज़ हो रही है सारी बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं, डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ हो रही हैं। तो कोई सवाल अगर है तो आप पूछ सकते हो यार, सवाल अगर है तो पूछें। या कोडिंग को वो एक्सप्लेन नहीं करना होता, जब आपका वाइवा होगा तो मैं भी शायद आपसे ये कह दें कि मुझे बताएं भाई ये कोड क्यों यूज़ किया है, ये क्या चीज़ है, आपको पता तो होना चाहिए ना भाई, हम यूज़ कर रहे हैं तो ये क्या चीज़ें हैं, ये अपडेट स्टेटस है, ये क्या चीज़ यूज़ हो रही है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए।